देखते हैं अब कि बैक्टीरिया कैसे किल हो रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, यहाँ तक हमने देखा था कि कैसे बैक्टीरिया को एक WBC कैसे अपने अंदर लेकर डिग्रेड करता है ना। हमने एनगल्फमेंट का प्रोसेस पढ़ा था। फैगोसाइटोसिस के स्टेप पर थे हम, तो हमने क्या पढ़ा था फैगोसाइटोसिस में? फैगोसाइटोसिस में पहले रिकॉग्निशन और अटैचमेंट होता है। बैक्टीरिया जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है WBCs के द्वारा। फिर वो WBC उस बैक्टीरिया को अटैच करता है खुद से। फिर उसके बाद वो WBC उस अटैच्ड बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फमेंट की प्रोसेस जिसको कह देते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे हम कि वो WBC जिसने उस बैक्टीरिया को एनगल्फ किया है वो उसको कैसे किल करेगा अपने अंदर। आफ्टर अ फैगोसाइट like neutrophil या macrophage engulfs a microorganism, the next step is to kill and break down the microorganism to get rid of it. Killing the microbe inside the phagolysosome, the phagocyte uses antibacterial substances, reactive oxygen species, enzymes to kill the microorganism. These substances destroy the bacteria by damaging their structures. मतलब कि सबसे पहले जो फैगोलाइसोसोम बना था वो बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के बाद जो WBC के अंदर फैगोलाइसोसोम बन गया, वो फैगोलाइसोसोम के अंदर जो बैक्टीरिया अब एनगल्फ्ड है उस बैक्टीरिया को पहले मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करके, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो सब को सिक्रीट करके उस बैक्टीरिया को फैगोलाइसोसोम के अंदर किल किया जाएगा, जिसके वजह से उसके बैक्टीरिया के सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब एक बार बैक्टीरिया फैगोलाइसोसोम के अंदर किल हो गया, उसके बाद उस किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा। जो फैगोलाइसोसोम बना है वो लाइसोसोम अपने पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा और उस किल्ड मरे हुए बैक्टीरिया को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देगा, जिसके वजह से फर्दर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा बॉडी में। अब कुछ बैक्टीरिया के साथ प्रॉब्लम होती है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो बैक्टीरिया ना ये किलिंग और डिग्रेडेशन की प्रोसेस के खिलाफ बहुत रेजिस्टेंट होता है, मतलब वो मरता नहीं है। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ना मरेगा नहीं, वो सेल के अंदर ही, फैगोलाइसोसोम के अंदर ही एकदम छुप के बैठा रहेगा, वो मरता नहीं है और बहुत सालों सालों तक वैसे ही बैठा रहता है हमारे सेल्स के अंदर एकदम छुप कर, जिसके वजह से वो इन्फेक्शन ना पूरा क्रॉनिक हो जाता है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे डिस्पोजल होता है सेल्स के अंदर और सेल के बाहर। सेल के अंदर के डिस्पोजल को हम कह देते हैं इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्पोजल सेल्स के बाहर को कह देते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म्स। इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहला, ऑक्सीजन के हेल्प से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम कह देते हैं ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिसिडल मैकेनिज्म, जिसमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स यूज होते हैं और इनमें दो तरीके के होते हैं। माइलो पेरोक्सीडेज डिपेंडेंट, मतलब कि ये एक एंजाइम है MPO, माइलो पेरोक्सीडेज, माइलो पेरोक्सीडेज डिपेंडेंट रिएक्शंस, माइलो पेरोक्सीडेज इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिसिडल मैकेनिज्म्स। दूसरा, ऑक्सीजन की ही हेल्प से होगा, लेकिन लाइसोसोम के ग्रेन्यूल्स की हेल्प करेंगे उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तीसरा, ऑक्सीजन के बगैर किलिंग होगी, नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिसिडल मैकेनिज्म।
सेल्स के बाहर कैसे मारेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में ग्रैन्यूल सिक्रीट करके, जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होंगे। वो ग्रैन्यूल्स फैगोसाइट्स सिक्रीट करेंगे अपने बाहर, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया जो सेल्स के बाहर है वो मर सके। और इम्यून मैकेनिज्म्स बहुत सारे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर किलिंग करते हैं। आइए देखते हैं एक के बाद एक सारे मैकेनिज्म्स। सबसे पहला है इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म। इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, ये सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो हमेशा किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, इसीलिए वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। कोई भी टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करके उनको डैमेज कर देते हैं। वो सारे होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो ये ROS डिस्ट्रॉय करेगी बैक्टीरिया को इंट्रासेल्युलरली। कंसेप्ट आता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट का। When phagocytes are activated, for example by an infection, they undergo a respiratory burst. This means they rapidly consume more oxygen than usual, increasing the production of these reactive oxygen species. Respiratory burst एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैगोसाइट्स एक्सेसिव ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को बनाए बैक्टीरिया को अपने अंदर किल करने के लिए। तो इस रेस्पिरेटरी बर्स्ट का प्रोसेस कैसे होता है, आइए देखते हैं। बहुत इजी है। रेस्पिरेटरी बर्स्ट के प्रोसेस में NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम एक की एंजाइम की तरह रोल प्ले करता है। ये एंजाइम फैगोसाइट के सेल मेम्ब्रेन में और फैगोलाइसोसोम के सेल मेम्ब्रेन में एक्सप्रेस होता है। जब फैगोसाइट को पैथोजन की किलिंग करनी होती है तब ये एंजाइम एक्सप्रेस होता है सेल मेम्ब्रेन में और फैगोलाइसोसोम की सेल मेम्ब्रेन में भी। ये एंजाइम का रोल क्या है? ये NADPH का ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिडक्शन करके सुपर ऑक्साइड एनायन बना देता है। अब ये जो सुपर ऑक्साइड आयन बना वो क्या करेगा? वो H+ आयन के साथ मिलकर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा और यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया को किल करेगा। इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अब बना वो अब दो तरीके के रिएक्शंस को अंडरगो करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक रिएक्शन करेगा माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम के साथ और एक रिएक्शन करेगा माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम के बिना। माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम MPO डिपेंडेंट किलिंग में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड MPO के प्रेजेंस में हैलोजेंस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ कंबाइन करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी पावरफुल एंटीबैक्टीरियल सिस्टम है। MPO इंडिपेंडेंट किलिंग में क्या हो रहा है? ये किलिंग कहाँ पर होती है? मैच्योर मैक्रोफेजेस के अंदर होती है, क्योंकि मैच्योर मैक्रोफेजेस के पास MPO एंजाइम नहीं होता। तो मैच्योर मैक्रोफेजेस MPO इंडिपेंडेंट किलिंग करते हैं अपने अंदर। इसमें वो क्या करते हैं? जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना तो एक रिएक्शन होगा हेबरवीज रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बनाएगा और एक रिएक्शन होगा फेंटन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयरन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बनाएंगे। रेस्पिरेटरी बर्स्ट का प्रोसेस कैसे हो रहा है इस डायग्राम से देखिए। ये जो आप फैगोसिटिक वैक्यूल जो आप देख रहे हैं ना, फैगोलाइसोसोम, इसके सेल मेम्ब्रेन में एक येलो कलर का आपको एंजाइम कॉम्प्लेक्स दिखेगा।
वही है NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम क्या करता है, देखें, अपना पूरा फोकस उस एंजाइम पर लेकर जाएं। ठीक है, येलो कलर का एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उस फेगोसिटिक वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन में। अब ये NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, NADPH का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, जब ये NADPH का ऑक्सीडेशन किया NADP प्लस प्लस H प्लस में, तब 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट किए। क्या, NADPH को जब इसने NADP प्लस प्लस H प्लस में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडाइज किया, तब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और बन जाएंगे 2 ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के मॉलिक्यूल। तो मतलब कि जो फेगोसिटिक वैक्यूल था उसने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, है ना। उस ऑक्सीजन के कंजम्पशन के बाद वो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिडक्शन हो गया उस ऑक्सीजन का, और बन गया हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल या फिर सुपर ऑक्साइड एनायन। जो सुपर ऑक्साइड एनायन बना वो H प्लस आयन प्रोटॉन्स के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा। ये प्रोटॉन कहाँ से आया, ये प्रोटॉन NADPH के ऑक्सीडेशन से आया था। तो सुपर ऑक्साइड एनायन H प्लस आयन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, अब ये MPO डिपेंडेंट किलिंग या तो MPO इंडिपेंडेंट किलिंग के थ्रू बैक्टीरिया को किल करेंगे, जो दोनों रिएक्शंस हमने पिछले स्लाइड में देखे थे। इसमें इस फेगोसिटिक वैक्यूल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड MPO के प्रेजेंस में हैलोजेंस के साथ क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब के साथ मिलकर हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड या तो हाइपोआयोडस एसिड बनाएंगे, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी ज़्यादा पावरफुल बैक्टीरियासिडल एजेंट्स हैं। तो यही हाइपोक्लोरस एसिड कन्वर्ट होंगे हाइपोक्लोराइट और H प्लस आयन में, और यही हाइपोक्लोराइट एनायन ये किल करेंगे बैक्टीरिया को। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी बर्स्ट का मैकेनिज्म। ये सारे और मैंने डायग्राम्स डाल दिए हैं, आप इससे देख सकते हैं। इस डायग्राम में भी वही है कि पहले NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम जो नंबर 1 लिखा है ना, वो है NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम। इसने क्या किया, NADPH का ऑक्सीडेशन किया, NADP प्लस बन गया, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया और बन गया सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। फिर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा H प्लस आयंस के साथ और बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड MPO डिपेंडेंट और या तो MPO इंडिपेंडेंट किलिंग में इन्वॉल्व होकर और पावरफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाएंगे, इस केस में हाइपोक्लोरस एसिड, और वही जाके किल कर देंगे बैक्टीरिया को। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कब बनते हैं, ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट मेनली कब यूजफुल होता है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनना, रेस्पिरेटरी बर्स्ट होना, ये ज़्यादातर उन केसेस में देखा गया है जिन केसेस में जो फैगोलाइसोसोम बना वो नॉर्मली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमें पावरफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की ज़रूरत पड़ रही है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना, कि उसमें हमने देखा था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी का बैक्टीरिया बहुत रेजिस्टेंट होता है
किलिंग और डिग्रेडेशन के प्रोसेस के खिलाफ। वो जल्दी मरता नहीं है और सेल के अंदर ही वो छुपकर बैठा रहता है। इसीलिए सेल को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाने पड़ते हैं जो कि किलिंग और डिग्रेडेशन के प्रोसेस से भी ज़्यादा पावरफुल मैकेनिज्म है और वो किल करते हैं इन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। और इसके वजह से न्यूट्रोफिल्स का खुद भी डेथ हो जाती है इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या रेस्पिरेटरी बर्स्ट के प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं हम लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स के द्वारा ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिसिडल किलिंग। बहुत इजी है, वही सेम टाइप की किलिंग दिखाई गई है यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा बैक्टीरिया को किल किया जा रहा है। मतलब कि जो लाइसोसोम्स हैं वो अपने ग्रैन्यूल्स का डीग्रैन्युलेशन करेंगे। मतलब लाइसोसोम के जो ग्रैन्यूल्स हैं ना, वो सारे के सारे फेगोलाइसोसोम के अंदर डीग्रैन्युलेशन कर देंगे और वहाँ पर अपने सारे पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को फेगोलाइसोसोम के अंदर सिक्रीट करके पूरी तरीके से उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स से रिलीज होंगे? वो हैं प्रोटीएज, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेंगे। ट्रिप्सिनेज बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। फॉस्फोलाइपेज जो कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि फॉस्फेट्स और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम भी और पावरफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाएंगे जो कि बैक्टीरिया को किल करेंगे। प्रोटियोलिसिस में यही है कि बैक्टीरिया के जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन्स है, वो सबका ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का रोल दिया गया है रेस्पिरेटरी बर्स्ट के प्रोसेस को करने के लिए। नेक्स्ट है नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिसिडल मैकेनिज्म। मतलब कि बिना ऑक्सीजन के कंजम्पशन के कैसे एक फैगोसाइट किसी बैक्टीरिया को इंट्रासेल्युलरली डिग्रेड कर रहे हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स नहीं आ रहे उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, रेदर देन ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर लाइसोसोम के ग्रैन्यूल्स किल करेंगे बैक्टीरिया को। लाइसोसोम के ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस, परमेबिलिटी इंक्रीजिंग फैक्टर्स, कैटायनिक प्रोटीन्स, डिफेंसिन्स, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, डीएनएजेस। ये सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बैक्टीरिया के प्रोटीन्स, लिपिड्स और बाकी सारी कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और लास्ट में आता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक बहुत पावरफुल फ्री रेडिकल है जो कि बैक्टीरियल किलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग से भी सिक्रीट होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को ओपन रखता है और हमें हार्ट अटैक और सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस, इश्चीमिया, ये सब की प्रॉब्लम से हमेशा बचा कर रखता है। हमारी आर्टरीज की हार्डनिंग से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है हमारी डाइट का, हमारी बॉडी में। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमें सबसे ज़्यादा कब मिलता है, कौन सी डाइट से मिलता है? जब हम सबसे ज़्यादा रॉ फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नाइट्रिक ऑक्साइड की हमें रॉ फूड से मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर किलिंग मैकेनिज्म्स में। मतलब कि अब हम सेल के बाहर मारेंगे बैक्टीरिया को। कैसे करेंगे? वही सेम चीज़ हो रही है, सेम टाइप की किलिंग जो सेल के अंदर हो रही थी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा। लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स का जो डिग्रैन्युलेशन हो रहा था फेगोलाइसोसोम के अंदर, वही सेम डिग्रैन्युलेशन अब मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स सेल्स के
बाहर करेंगे, अपने बाहर वो डीग्रैन्युलेशन करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अपने बाहर सिक्रीट करेंगे ताकि मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स के बाहर उनके एरिया में जो कोई पैथोजन आया है उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग हो सके। सेम प्रोसेस है, सेम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, बस इसमें फ़र्क यही है कि इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म में डीग्रैन्युलेशन मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स के अंदर हो रहा था, फेगोलाइसोसोम के अंदर हो रहा था, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में डीग्रैन्युलेशन सेल्स के बाहर हो रहा है। अब आते हैं लास्ट इम्यून मैकेनिज्म में। इम्यून मैकेनिज्म्स में ये वाले जो 3 तरह के इम्यून मैकेनिज्म दिए हैं ये हम इम्यूनोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं, पर इसमें हम बस शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहला है साइटोलिसिस। साइटोलिसिस में हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के द्वारा बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की डायरेक्ट रप्चर करते हैं। एक मैक बनता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो कि किससे बना हुआ रहता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C5, C6, C7, C8, C9। ये 5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स से एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मैक, जो कि डायरेक्टली छेद कर देता है बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में, जिसके वजह से उसके कंटेंट्स पूरे बाहर निकल जाते हैं और पूरी बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। तो ये हो गया साइटोलिसिस, मतलब कि सेल को तोड़ना, सेल को मार देना। देन आता है एंटीबॉडी के द्वारा किलिंग करना। लिसिस मतलब किलिंग। एंटीबॉडी के द्वारा कैसे किलिंग होगी? एंटीबॉडीज के जो वेरिएबल रीजन होते हैं, वेरिएबल हैवी चेन, वेरिएबल लाइट चेन, वो जो वेरिएबल रीजन बनाते हैं वहाँ पर वो एंटीजन, फॉरेन एंटीजन को बाइंड करेंगे, जिसके वजह से अब एक बार एंटीबॉडी बैक्टीरियल एंटीजन से बाइंड कर गई, उसके बाद एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के साथ या तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे या तो मैक्रोफेजेस अटैच हो जाएंगे और फिर सेल को एनगल्फ करके उनको किल कर देंगे। कैसे होगा? डायग्राम के साथ समझते हैं। यहाँ पर ये जो बीच का ये है एक टारगेट सेल। टारगेट सेल मान लो कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी, उसके जो एंटीजेंस हैं उसके सेल सरफेस पे रेड कलर के जो एंटीजेंस हैं इस टारगेट सेल के, उससे एंटीबॉडी बाइंड की, ग्रीन कलर की एंटीबॉडी जो कि IgG या IgM कोई भी हो सकती है। तो बैक्टीरियल एंटीजेंस रेड कलर के, उसके साथ ग्रीन कलर की एंटीबॉडी बाइंड की, फिर एंटीबॉडी के पीछे के पोर्शन को हम FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं, जिससे मैक्रोफेजेस बाइंड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड होते हैं। अब उस ग्रीन कलर की एंटीबॉडी के जो एंड का पोर्शन है, FC पोर्शन है, उससे मैक्रोफेजेस बाइंड करेंगे, NK सेल्स बाइंड करेंगे, न्यूट्रोफिल्स बाइंड करेंगे, इओसिनोफिल्स बाइंड करेंगे, और फिर वो मैक्रोफेजेस तो उस टारगेट सेल का फेगोसाइटोसिस कर लेगा, और जो NK सेल है, नेचुरल किलर सेल, वो एंटीबॉडी के FC पोर्शन के साथ बाइंड करके क्या सिक्रीट करेगी? परफोरेंस सिक्रीट करेगी, जो कि टारगेट सेल में छेद कर देगा और उन्हें पूरी तरीके से किल कर देगा। ये देखें, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC। इसमें क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरियल एंटीजेंस है, इसमें ट्यूमर सेल का एग्जाम्पल दिया है, हम बैक्टीरियल सेल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बैक्टीरियल सेल में जो सरफेस एंटीजेंस हैं, फॉरेन एंटीजेंस हैं, उससे एंटीबॉडी बाइंड की, एंटीबॉडी के जो FC पोर्शन है उससे NK सेल्स बाइंड किए। अब ये NK सेल्स ने सिक्रीट किया ग्रैंजाइम्स, परफोरेंस, वो जाके सेल को पूरा उनमें छेद कर देगा और फिर सेल डेथ हो जाएगी।
यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जो कि तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, जो टारगेट सेल है उसके सरफेस पर जो फॉरेन एंटीजन एक्सप्रेस हुआ वो MHC1 मॉलिक्यूल पे एक्सप्रेस हुआ फॉरेन एंटीजन। उस फॉरेन एंटीजन से टी सेल के रिसेप्टर बाइंड करेंगे। अब ये जो टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो उसके सरफेस पर है CD8 प्रोटीन। वो CD8 प्रोटीन भी बाइंड करेगा MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ और फिर उसके बाद वो उसको किल कर देगा, फैगोसाइटोसिस कर देगा। ये हो जाएगी आपकी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई है, जो टारगेट सेल है उसके एंटीजेंस से पहले एंटीबॉडी बाइंड की, फिर एंटीबॉडी के FC पोर्शन के साथ फैगोसाइट ने बाइंड किया। अब वो फैगोसाइट जो था वो उस टारगेट सेल को फैगोसाइटोसिस कर लेगा और एक बार उसने अपने अंदर ले लिया तो उस टारगेट सेल को किल कर देगा फैगोलाइसोसोम के अंदर। इस डायग्राम में भी NK सेल्स के द्वारा किलिंग हो रही है, वही सेम चीज़ दी गई है। फॉरेन एंटीजेंस जो सरफेस पर हैं उनके साथ एंटीबॉडीज़ ने बाइंड किया, एंटीबॉडी के FC पोर्शन के साथ NK सेल्स या कोई भी फैगोसाइट ने बाइंड किया, फिर वो एक बार बाइंड कर गए तो उन्होंने सिक्रीट किया परफोरेंस ग्रैंडजाइम्स जो कि उस टारगेट सेल को पूरा छेद कर देंगे और उनकी पूरी किलिंग कर देंगे। तो इम्यून मैकेनिज्म्स 3 तरीके के हैं। सबसे पहला, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के द्वारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो पूरा छेद कर देते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में और सेल लिसिस करा देंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड में एंटीबॉडीज़ के द्वारा सेल की किलिंग होगी। सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में CD8 पॉजिटिव टी सेल्स के द्वारा परफोरेंस और ग्रैंडजाइम सिक्रीट होंगे और वो किलिंग कर देंगे। और नेचुरल किलर सेल्स भी इसी तरीके से परफोरेंस ग्रैंडजाइम्स को सिक्रीट करके किलिंग करेंगे। तो अब हमने सारे मैकेनिज्म्स पढ़ लिए हैं फैगोसाइटोसिस के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। बहुत आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।